हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं एबीजे के ऑनलाइन से। आइए रिवाइज करते हैं सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का, जो कि कौन सा था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बुक की तरह नहीं करेंगे कि पहले फीचर कर रहे हैं फिर इंपॉर्टेंस कर रहे हैं, ठीक ना। इसको हम देखेंगे बाद में, जैसा कि हमने कंटेंट को डिटेल में समझते समय भी हमने यही किया था। पहले हम प्रिंसिपल समझते हैं कौन कौन से हैं। याद है ना, प्रीवियस चैप्टर में ही हमने देखा था कि जो मैनेजमेंट इज लाइक अ साइंस, क्योंकि साइंस की तरह इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, विच आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। आइए उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं। पहले बात करेंगे फेयोल के प्रिंसिपल की। हेनरी फेयोल और टेलर, इनकी दो प्रिंसिपल हमें लेने हैं। अगेन रिवीजन को रिवीजन की तरह ही लेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने से बचूंगा। यहाँ पे आप क्विक रिवीजन करने के लिए आए हैं, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो देखते जाएंगे। पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। टोटल काम को डिवाइड कर लो। जैसे दीपावली की साफ सफाई हो रही है तो घर में जैसे काम डिवाइड हो जाता है। इससे क्या होता है, जिसको जिस काम में एक्सपर्टनेस है उसको वही काम दे देते हैं अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट और कैलिबर। और जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है, जिसका जिस काम में कैलिबर है, अगर वो वही काम करता है तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है ना। पहला प्रिंसिपल तो ये था, डिवीजन ऑफ वर्क, सिंपल सा। नेक्स्ट था अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक्चुअली बोर्ड में एक बच्चे ने बनाया था, ये पूरा स्केल बनाया था अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का, कि दोनों बैलेंस होना चाहिए। वहीं से मुझे भी आइडिया आ गया, तो मैंने ये इमेज यहाँ पे भी मैंने भी लगा ली है। ये आप एग्जाम में बना सकते हैं। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं ज़्यादा अथॉरिटी दे दी तो फिर अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, अथॉरिटी कम है, तो फिर काम कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे टाइम से। तो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड प्रिंसिपल तो था ये। नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड था डिसिप्लिन। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, वहां पे जो दोनों ने प्रॉमिस कर रखा है, वो दोनों को ही, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, अपने अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने चाहिए। ये होता है डिसिप्लिन। फ्यूल इसमें एक बात आगे बढ़ के ये भी कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयमेंट कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे ना, तो उनके पेनल्टी लगा दो। ये भी कह रहे थे इसमें। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि ऑर्डर देने वाला एक ही होना चाहिए। जैसे सपोज घर में हमारे कोई काम हो रहा है, हलवाई वगैरह लगे हुए हैं, अब वो रिश्तेदार है ना, कुछ लोग वैसे तो कोई हेल्प करते नहीं, लेकिन उस दिन हेल्प करने आ जाते हैं, तो सजेस्ट करेंगे हलवाई को, इसमें खीर में ये कलर डाल दे, ये मत कर, वो मत कर, ये वाला दूध, वो वाली बर्फ़ ज़्यादा अच्छी रहती है, पैक्ड वाली बर्फ़। तो हलवाई तो कंफ्यूज है ना, किसकी बात मानूं मैं। लेकिन अगर ज़्यादा लोग नहीं है डिस्टर्ब करने वाले, एक ही आदमी ऑर्डर दे रहा है, तो फिर हलवाई भी चैन से काम कर रहा है। ऐसे ही एम्प्लॉय भी को ऑर्डर देने वाला भी अगर एक ही पर्सन है तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा एम्प्लॉयज में। ये तो सिंपल सा था यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक ही आदमी होना चाहिए ऑर्डर देने वाला जूनियर के ऊपर। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये मूवी का सीन पहचान पा रहे हो, ये है लगान मूवी का सीन। वो है ये देवा, आती आते आमिर खान को बोल्ड कर देते हैं ना इस वाले सीन में ये, और फिर यही कहते हैं भुवन कौन है। लड़ाई के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन इनका लड़ाई, ये थोड़ा वॉयलेंट थे, हम तो हथियार उठा के लड़ते हैं ये कहते हैं, लेकिन आमिर खान उस तरीके अलग तरीके से लड़ रहे थे अंग्रेजों से, क्रिकेट मैच खेल करके लड़ रहे थे वो। तो कह रहे थे, ये कहते हैं कि मैं अंग्रेजों के साथ हर लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन देखो सबका डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन सबका अलग अलग है, लेकिन टारगेट तो एक ही है ना। ऐसे ही भले ही डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन सबका टारगेट तो एक ही है। और यहाँ पे सिमिलर एक्टिविटीज जो हो रही है ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको एक ग्रुपिंग कर लो जो सिमिलर एक्टिविटी है। जैसे यहाँ पे सिमिलर एक्टिविटी थी ना कि इनको भी अंग्रेजों के साथ लड़ना है, और ये कहते हुए मैनू अंग्रेजों दा नाल, वो नफरत है। तो ऐसे ही एक्टिविटी तो इनकी भी सेम है। तो वन हेड वन प्लान का मतलब यही था यहाँ पे, वन हेड वन प्लान। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये तो 100% लिख के ही आना है, और अंडरलाइन भी करके आना है कि सिमिलर एक्टिविटीज का एक ग्रुप बना लो, उसका एक हेड होना चाहिए बस, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब एक आदमी के चक्कर में सबका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं।
जैसे सपोज क्लास के एग्जाम्पल लेना, जैसे क्लास में सपोज कोई एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा स्पेशली एबल्ड है, और मतलब उसकी हरकतों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो टीचर क्या करते हैं, वो उस एक को थोड़ा सा साइड कर देते हैं कि इसको स्पेशल बच्चों के साथ बिठाना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को नुकसान नहीं हो। ऐसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूल क्या कह रहे हैं, फ्यूल भी यही कह रहे हैं, एक आदमी के चक्कर में पूरी कंपनी को नुकसान नहीं, क्योंकि कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कंपनी के साथ गवर्नमेंट जुड़ी है, क्रिएटर जुड़े हैं, इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, तमाम लोग जुड़े हैं। एक के चक्कर में सबका नुकसान नहीं करना है। अगर एक का इंटरेस्ट आड़े आ रहा है तो उसको सबऑर्डिनेट कर दो, दबा दो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें तो ये कह रहे थे कि सैलरी ऐसी दो कि एम्प्लॉय खुश हो जाए, सैलरी ऐसी दो कि एम्प्लॉय जो है खुश रहे, ठीक ना, लेकिन साथ साथ विद इन पेइंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। मैं केस स्टडी पढ़ रहा था एक दो दिन पहले, अमेरिका की कंपनी है पीसी पेनी करके, वहां पे सीईओ की सैलरी थी $1,10,000, $1,10,000। इन्होंने क्या किया, सीईओ ने अपनी सैलरी कम करवा दी, $70,000 पे ले आए ताकि वर्कर की सैलरी इंक्रीज हो जाए, ताकि वर्करों की सैलरी इंक्रीज हो जाए। रिसोर्सेज तो उतने ही है, तो फ्यूल भी कहते हैं इस बात को ऐसे ही कुछ करना चाहिए, ज़्यादा सैलरी दो। अब वो सैलरी ज़्यादा हो गई वर्कर्स की तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपलिफ्ट हो गया, कंपनी के टुवर्ड्स ज़्यादा लॉयल हो गए। कोविड टाइम में प्रूव कर दिया उन लोगों ने, कोविड टाइम में एक कंपनी बंद होने की कगार पे थी, लेकिन वर्कर आगे आए, उन्होंने खुद ही अपनी 60% सैलरी कम करवा ली और कंपनी को बचा लिया बंद होने से। अभी भी कंपनी धूमधाम से काम कर रही है। तो फ्यूल भी कहते हैं सैलरी वर्कर को ऐसी देनी है जिसमें खुश रहे वो, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे भी बैलेंस ही रखना है। आर्मी में ही सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है कि एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो ही ऑर्डर देते हैं, बाकी सारे सोल्जर्स को फॉलो करना होता है। वहां पे सेंट्रलाइजेशन ही ठीक रहता है। वहां पे सोल्जर्स के हाथ में पावर नहीं दे सकते, पता चलो छोटी मोटी हरकतों पे भी फायरिंग हो जाएगी फिर तो, ठीक है, सीज फायर का वॉयलेशन हो जाएगा फिर तो। और जहां पे ज़्यादा सोच विचार करने का टाइम भी नहीं है तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन ही ठीक रहता है, ठीक है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन, छोटी मोटी चीज़ें डिसेंट्रलाइज कर दो, वर्करों के हाथ में पावर दे दो, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्यूल कहते हैं कि दोनों के बीच में यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है उन्हें तो सेंट्रलाइज रखो, उसमें तो टॉप मैनेजमेंट को ही फैसले लेने चाहिए, और जो छोटे मोटे फैसले हैं उसकी पावर दे दो जूनियर्स को, वो भी खुश रहेंगे। नहीं तो क्या ना, छोटी मोटी चीज़ों को पूछने के लिए भी फिर है ना, वो एम्प्लॉय है ना, वो टॉप मैनेजमेंट से पूछने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बार बार केबिन खोल रहे हैं, एसी की हवा बाहर जा रही है, उन्हें भी बार बार डिस्टर्बेंस होगा। तो छोटे मोटे फैसले जो लेने की पावर है ना, वो डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करोगे तो डिले ऑफ वर्क होगा, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो भैया एम्प्लॉय मालिक बन जाएंगे, फिर तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा फिर, ये कह रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन में हमने यही तो पढ़ा था, मतलब सलमान खान तो नहीं पढ़े थे खैर, मतलब कोई भी काम करना है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल से होकर जाना चाहिए। ये भी एक पर्टिकुलर मूवी का सीन है, वांटेड, जिसमें ये डॉक्टर के हाथ में कैंची वगैरह कुछ चला देते हैं और फिर कहते नहीं डॉक्टर साहब भी बाकी पेशेंट की तरह लाइन में लगेंगे, फॉर्म भरेंगे, पैसे भरेंगे, उसके बाद इलाज चालू होगा, याद है ना। स्केलर चेन फॉलो करेंगे यानी डॉक्टर साहब। तो फ्यूल भी कहते हैं स्केलर चेन ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, तो स्केलर चेन नहीं, फिर तो गैंग प्लैंक से काम चलाना चाहिए। गैंग प्लैंक यानी फॉर्म पैसे मत भरो, सीधे आईसीयू में घुस जाओ। इस वाली मूवी में तो सीधे आमिर खान वो अंदर चले जाते ना आईसीयू में, सीधे एक्टिवा लेकर के। गैंग प्लैंक, जहां पे इमरजेंसी है तो प्रॉपर चैनल फॉलो मत करो, वहां पे ये कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक कर लेना चाहिए। ये है, ये समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये देखिए, कभी कोई मम्मी डांटती ना हमें, जैसे कभी लाइट चली जाए या घर में प्रोग्राम हो रहा हो तो अब सामान नहीं मिलता, तो मम्मी हमें डांटती है, अगर तूने सामान ठिकाने पर रखा होता तो आज वो सामान मिल जाता। फ्यूल भी यही कहते हैं,
सामान को ठिकाने पे रखो। हालांकि फ्यूल ये भी कहते हैं कि आदमी भी अपने अपने केबिन में होने चाहिए, ठिकाने पे होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे पता रहे कि कौन सा टूल, कौन सा आदमी कहाँ पे होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सबके साथ बराबरी के साथ ट्रीट करना है। इनकी तरह, जैसे इनके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ, इनके साथ भेदभाव हुआ, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनके साथ भेदभाव हुआ था कास्ट के बेस पे, सभी जानते हैं इनके बारे में, तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। सपोज 2 वर्कर काम कर रहे हैं, दोनों का सेम कैलिबर है, सेम पोस्ट पे हैं, एक है अनीता और एक है अनुज, काम दोनों सेम कर रहे हैं, सेम वर्किंग आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अनीता को सैलरी मिल रही है 50,000 और अनुज ले रहे हैं 60,000 रुपीज़ की सैलरी। ये ऐसा भेदभाव नहीं। बहुत से कह रहे हैं नहीं वो फीमेल है तो ज़्यादा काम कर नहीं पाएगी, वो उसका दिमाग ज़्यादा काम करेगा नहीं, तो ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो फ्यूल कह रहे हैं कि ऐसा किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ना कास्ट के बेस पे, ना रिलीजन के बेस पे, ना जेंडर के बेस पे, ठीक ना, ना लोकेलिटी के बेस पे, न एरिया के बेस पे, किसी बेस पे भी भेदभाव नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। कुछ ऐसा करो कि वर्कर टिके रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई क्विट वर्कर लगातार छोड़ करके जा रहे हैं। नए वर्कर आएंगे तो फिर उनको दोबारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो, उनको फिर से काम सिखाओ, फिर उन्हें यूज टू बनाओ, जब तक वो सीख रहे फिर उन्हें भगा दो परेशान करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्करों को ज़्यादा परेशान मत करो ताकि वो लंबे समय तक टिके रहें। लंबे समय तक टिके रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है ना लॉन्ग रन में, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई नए चैलेंजेस आएंगे तो उन्हें मालूम है कैसे हैंडल करना है। उन्हें मालूम मेरा बॉस के मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है बॉस की या मेरे सीनियर की, वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकता है, पूरा यूज टू है वो एनवायरनमेंट को लेकर। नए वर्कर आएंगे तो वो वाली बात नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो वर्करों को निकालना नहीं है, लेबर टर्नओवर कम से कम रखना है। फिर इससे क्या आप ही की कॉस्ट बढ़ेगी, बार बार आप हायरिंग करोगे, अखबारों में निकालोगे, इंटरव्यू लोगे, टेस्ट कराओगे, इसमें आपका ही खर्चा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। फ्यूल यहां पे ये भी कह रहे हैं जो वर्करों के सजेशन है ना केवल सुनो, बल्कि वर्करों के सजेशन अगर अच्छे हैं तो उसको एक्नॉलेज करो, उसको मानो भी, अप्लाई भी करो, रिवॉर्ड भी दे सकते हो, ये भी कह रहे हैं यहां पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल एस्पिरिट डी कॉप्स, फ्रेंच वर्ड है ये। हेनरी फ्यूल खुद फ्रेंच के है ना, तो वही वर्ड है ये एस्पिरिट डी कॉप्स। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है यूनिटी में काम करना है, मिलजुल करके काम करना है। आई की जगह वी यूज करना है, आई नहीं वी वर्ड का यूज करना है, ताकि कोई वर्कर किसी दिन उसकी एब्सेंस में बाकी वर्कर लोग उसका काम संभाल ले जाए। ऐसा नहीं, राजनीति नहीं करनी है। वो नहीं आया एक दिन तो उसकी खूब भर भर के बुराई कर दी, अगले दिन जब वो आ रहा है तो उसको ऐसे लोग निगाह से देख रहे हैं, पता नहीं क्या चोर उचक्का आ गया क्या। तो ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए तमाम प्रिंसिपल है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूल के तो हो गए, फ्यूल के 14 ही प्रिंसिपल हैं, 14 के 14 हमने पढ़ लिए। अब आते हैं टेलर के प्रिंसिपल। FW टेलर, ये अमेरिकन थे। पहला इनका प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब पहले रूल ऑफ थंब क्या होता है पहले जरा जल्दी से वो समझ लेते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जो पहले मेथड जो आपने लगाए थे पहले सक्सेसफुल रहे थे, हो सकता है आप सक्सेसफुल ना रहे। जैसे वो 2 भाई बहन लड़ रहे हैं, अपने केस मान लो, तो 2 भाई बहन लड़ रहे हैं। पहले मम्मी या पापा चॉकलेट लेकर के आ गए थे। पहले तो मम्मी ने बहन को ये कह के शांत करा दी, ये तो गंदा है, तू अच्छी बेटी है मेरी, तू रानी बेटी है, तू शांत हो जा। तब तो मान गई थी वो। अब दोबारा फिर से वही केस हो गया, फिर से चॉकलेट का केस हो गया। हो सकता है अब की बार ये दीदी भी कह दे, बहन भी कह दे हमारी, मैं भी गंदी हूं, मुझे भी चॉकलेट चाहिए। यानी कि पहले जो आपने मेथड अप्लाई किया था ना पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, जरूरी नहीं कि पहले वो सक्सेसफुल रहा था तो अब भी सक्सेसफुल रहे। तो रूल ऑफ थंब रहते हैं ट्रायल एंड एरर वाले, अनटेस्टेड हैं, साइंटिफिक नहीं है वो, ट्रायल एंड एरर वाले हैं। पहले चल गए, पता नहीं अब क्या चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो रूल ऑफ थंब में एक तो रहते हैं ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, या दूसरा आता है रूल ऑफ थंब में ही पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप कर रहे हैं काम। जैसे पेरेंट्स का रहता है ना, जो डॉक्टर हैं वो चाहते हैं मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, जो इंजीनियर है वो चाहते हैं मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि
जो आप हैं वही आपका बेटा या बेटी बने। समय के साथ साथ चैलेंजेस भी तो नए नए आ जाते हैं ना, नई नई रुकावटें रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिली है उस प्रोफेशन में आपके बच्चों को भी सक्सेस मिले, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो ये भी रूल ऑफ थंब में आ गया, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप जो काम कर रहे हो। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है वो। साइंस का मतलब ये है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का कि केवल एक ही मेथड है। देयर इज ओनली वन मेथड विच कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड विच हैव बीन इवॉल्व्ड थ्रू वेरियस रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। एक ही बेस्ट मेथड है। जैसे कि चेस में हम चलते हैं ना, चेस हम खेलते हैं, हम पहले पूरा रिसर्च एनालिसिस हम नहीं कर लेते कि हम एक मूव कर रहे हैं तो पॉसिबल 16 मूव्स क्या क्या हो सकते हैं हमें पता ही है। फिर अगला मूव करेंगे तो पॉसिबल वो 32 मूव्स क्या होंगे। पूरा साइंस की तरह चलता है ना चेस में। देखो बेटा, कोई तुक्के में नहीं जीत सकता है, इसमें तो स्किल चाहिए, लक नहीं चाहिए। लूडो वाला गेम नहीं है ये तो स्किल वाला गेम है, ठीक ना। तो ये गेम खेलना भी साइंस है। इन दोनों को तो आप जानते ही हैं, ये प्रज्ञानंदा इंडिया के हैं। इनको रहा था वर्ल्ड के नंबर 1 को, कार्लसन को, मैग्नस कार्लसन को रहा था। हालांकि पहले से आ रहे थे, फिर बाद में इनको हरा दिया था, ठीक है। तो डब्ल्यू टेलर भी यही कह रहे हैं, साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल लेते हैं इनका, जो कि है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। हार्मनी का मतलब होता है कोऑपरेशन, सद्भाव होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए आपस में। और यहां पे ही मेंटल रेवोल्यूशन की बात की गई थी। दोनों को अपनी अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। बॉस को ही नहीं सोचना ऐसे तो नौकर है, ये नहीं होगा तो कोई और करेगा काम, है ना। मैं तो उसको पैसे दे रहा हूं, तो जितने पैसे दे रहा हूं उतना ही काम करेगा। फिर वर्कर अपने मन से दिमाग नहीं लगाएगा, फिर वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फिर वो भी अपनी स्मार्टनेस दिखाएगा। जहां पे ज़्यादा स्कोप है काम करने का, वर्कर नहीं करेंगे फिर काम। और एम्प्लॉय को भी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो एटीएम मशीन है, इनसे लूटो पैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, जिसमें बात कही गई थी। अब एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? केस स्टडी है, केस स्टडी तो किसी टाइप की आती है। एक्स्ट्रा गेम्स शेयर कर सकते हैं। ये तो बोनस शेयर करें ना, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया है मैंने इमेज। जब दिवाली पे शेयर नहीं करते बॉस लोग, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट गिफ्ट वगैरह बांटते हैं दिवाली पे, होली पे, तो उसी टाइप की बात हो रही है, ताकि और भी वर्कर देख के खुश होंगे कि हाँ यार ये कंपनी अच्छी है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो देखो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो जो अच्छा प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ हिस्सा नहीं मिल रहा है। वर्कर इसी में खुश हो जाएगा आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में आगे की बात, एक लेवल और आगे की बात कही गई है कि ना केवल अपनी थिंकिंग चेंज करो, बल्कि ये और कह दिया गया है कि अगर कोई इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव से काफी मिलता जुलता प्रिंसिपल है। अगर वर्कर का कोई सजेशन है तो उस पर काम करो, अच्छा सजेशन हो तो उसको रिवॉर्ड दे दो, बिल्कुल उसकी तरह, इनिशिएटिव की तरफ फ्यूल के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। यहां पे पर्सन का मतलब एम्प्लॉय से ही मतलब है कि उन्हें काम सिखाओ ताकि वो अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकें। ये मत सोचो भाग जाएगा, हम अपनी कंपनी में ही हायर पोस्ट दे देंगे फिर उन्हें, ठीक है ना। तो उनका फायदा होगा। अगर वो नए नए स्किल सीखेंगे तो अल्टीमेटली कंपनी को भी तो उसका फायदा होगा ना, कंपनी की तो प्रॉफिट बढ़ेंगे उससे। यही टेलर कह रहे हैं, उनको सिखाओ, काम सिखाते रहो। देखिए आगे बढ़ते हैं। फेयोल और प्रिंसिपल, फेयोल और टेलर के दोनों के प्रिंसिपल हो गए हमारे, ठीक है ना। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए तो बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हमने दे रखी है, वहाँ पे आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखवाया है, ठीक है ना। ये तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये FW जो टेलर है ना, इन्होंने टेक्निक भी दी है अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए। पहली टेक्निक है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहती थी पहले, फंक्शनल फोरमैनशिप। ये कहते थे ना कि एक एम्प्लॉय के ऊपर 8 लोग बैठा दो, और फ्यूल कह रहे थे एक आदमी के ऊपर एक, ये 8 बैठा रहे हैं। तो कौन कौन है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क। आइए देखते हैं सबके बारे में एक एक करके।
फंक्शनल फोरमैनशिप, पहले थे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। जैसे ही वर्कर आएंगे ना सुबह सुबह, तो इंस्ट्रक्शन दबा देंगे, ये आज आपको ये काम करना है, ये हफ्ते में आपको ये टारगेट करना है। ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है, इंस्ट्रक्शंस दे देना, ये काम कर लेना। अगले कौन है? रूट क्लर्क। वो बताएंगे प्रोडक्शन कैसे करना है, किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, ये हो जाएगा रूट क्लर्क। नेक्स्ट टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। वो देखेंगे हर वर्कर को और टाइम शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे, इस वर्कर ने कितना टाइम लिया, क्या क्या इसमें कॉस्ट लगाई, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया है, क्या क्या बाहर से सामान मंगाया था, पूरी शीट बनाते हैं वो। कॉस्ट शीट तो आपके बीकॉम में आएगी नेक्स्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिनेरियन, ये चुगलखोर, मतलब ये बताएंगे कि मतलब कौन सा वर्कर कितने बजे आया था, डिसिप्लिन इंश्योर करेंगे, जरा भी लेट होगा इसी ऊपर पहुंचा देंगे ये बात को, ठीक है ना, डिसिप्लिनेरियन। नेक्स्ट स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम ये डेडलाइन दे देना, भैया इतने टाइम में काम करना है, नहीं किया फिर पेनल्टी के लिए तैयार हो जाओ, ये स्पीड बॉस का काम है। नेक्स्ट कौन है? गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम ये होता है सारा मैटर पूरा रेडी रखना सब जगह, ठीक ना, सारी मशीन टूल्स वगैरह ठिकाने पर रखना। जैसे पार्टी वगैरह हो रही है तो वर्कर का ही काम है सारा वो टेबल्स वगैरह, खाने पीने का आइटम सब सही जगह लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। गैंग बॉस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस। इनके तो नाम से ही क्लियर है, रिपेयर बॉस यानी कि कोई खराबी वगैरह आ गई कहीं पे, सही यही करने जाएंगे, इन्हीं को कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट कौन से बॉस हैं? नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। ये काम की क्वालिटी चेक करते हैं। जैसे एक शो आता था इनका, ये बहुत फेमस वो हैं कुक, ठीक है ना, इनके चक्कर में घर में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। हर आदमी ये कहता है कि देख ऐसे बनाते हैं खाना, ऐसे देख ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे क्वालिटी चेक करते, कई बार कई शो में जज भी बन चुके हैं, तो जो कंटेस्टेंट खाना बनाते थे उसको चेक भी करते थे, ये तो सही से चेक करते थे, लेकिन जो बाकी के जूनियर होते हैं ना जो जज बन जाते हैं, वो कहते चेक, वो तो ऐसे मतलब ऐसे टेस्ट करते थे, मतलब जैसे मतलब पता नहीं कौन सा मोक्ष प्राप्त हो गया पनीर खा के, बिल्कुल वैसी रिएक्शन, वो ओवर रिएक्ट करते थे मतलब। और बीच में बोलते थे जजेस इट स्मेल्स सो नाइस, और पता चला पानी उबल रहा था। तो जैसे ये खाने की क्वालिटी चेक करें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्टर होते हैं, वो चेक करते हैं काम की क्वालिटी। ऐसा तो नहीं इफेक्टिव बनने के चक्कर में नॉन एफिशिएंट तरीके से काम कर दिया, उल्टे सीधे तरीके से काम कर दिया वो, ठीक ना, तो वो हो जाते हैं, वो चेक करेंगे इंस्पेक्टर। देखिए टेक्निक भी हो गई, पहली टेक्निक हो गई फंक्शनल फोरमैनशिप की, जिसमें 8 लोग बिठा दिए हैं। सेकेंड हेडिंग है, सेकेंड टेक्निक है इनकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब काम हर बार एक तरीके से ही करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। जैसे स्कूल में बच्चों की ड्रेस बिल्कुल फिक्स रहती है ना, सेम ड्रेस रहती है, स्टैंडर्डाइजेशन। ऐसे ही काम करने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ही यूनिफॉर्म तरीके से काम करना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन क्या है? जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उन्हें हटा दो, काम करने के दौरान जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं ना उनको हटा दो। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ये महाभारत का एक सीन ले लिया है, जिसमें देखिए भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और इन्हें लगती है बहुत तेज प्यास, और प्यास लगने से पहले इन्हें तकिए की भी जरूरत पड़ती है, इनका गर्दन एकदम हिलने लग जाती है। तो सब लोग तकिए लेकर के आते हैं, नहीं तो भीष्म पितामह ने कहते हैं ये वाला तकिया नहीं, अर्जुन ही मेरे लिए तकिया लेके आएगा। तो अर्जुन तकिया बनाते हैं इनके लिए, 3 तीर चला देते हैं जमीन पे और इनका सिर बिल्कुल टिक जाता है, मतलब मेरे बेड के अकॉर्डिंग मेरा तकिया होना चाहिए। फिर इनको प्यास लगती है, फिर इनकी एक परिक्रमा लगाते हैं, फिर एक ऐसा तीर छोड़ते हैं जमीन में कि उसमें से एक मतलब पानी निकल के आ जाता है सीधा इनके मुंह में सीधा। बाण गंगा भी बोलते हैं इसे, मतलब अर्जुन ने तीर चलाया बाण गंगा। बाद में भीष्म पितामह कहते भी हैं जो अर्जुन ने ये किया है ना, इसे कोई अचीव नहीं कर सकता है, दुर्योधन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये है दुर्योधन। तो देखिए मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो अननेसेसरी स्टेप्स है ना काम करने के दौरान, जैसे तकिए लेकर के आ रहे हैं, फिर वो सीमेंटेड वो घड़े वगैरह लेकर के आ रहे हैं, फिर उनकी गर्दन उठाएंगे, पानी पिलाएंगे, अननेसेसरी स्टेप्स हटाओ, काम को सिंप्लीफाई कर दो। इन्होंने काम को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, जिसमें घंटों लगते इन्होंने सेकंड्स में कर दिया था वो काम अर्जुन ने, ठीक ना। सिंप्लीफिकेशन ओवर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में करना है बिना वजह। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो नहीं लिख पाओगे पेपर में,
फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए साफ साफ पेपर की फोटो शेड हो सकती है, तो एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट करने के लिए जानबूझ के ये मत कहो कि नहीं इसको लिखो, भाई साफ साफ फोटो शेड हो सकती है, फोटो शेड कराने दो। तो यही फ्यूल भी कह रहे हैं, सॉरी यही टेलर भी कह रहे हैं, जितना हो सके काम को सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। ये हो गई दूसरी टेक्निक आपकी, स्टैंडर्डाइजेशन है, सिंप्लीफिकेशन, अननेसेसरी स्टेप्स हटा लिए। थर्ड टेक्निक थी वर्क स्टडी। वर्क की स्टडी करो, काम को करने में कितना टाइम लगता है, उसी के बेस पे फिर आप लंच ब्रेक डिसाइड करो, सपर ब्रेक डिसाइड करो, टी ब्रेक डिसाइड करो। ये था वर्क स्टडी में। और वर्क स्टडी में ये थे, एक तो था फटीग स्टडी। देखिए कोई भी लगातार तो काम कर नहीं सकता, इंसान है, मशीन तो है नहीं, वर्कर थकेगा भी तो सही, फटीगनेस भी तो आएगी। तो देख लो कितने रेस्ट की जरूरत है, तो उस हिसाब से फिर फटीग स्टडी कर लो, कितना टाइम का लंच ब्रेक होना चाहिए, ये आ जाता है फटीग स्टडी में। और देखते हैं वर्क स्टडी में क्या क्या है। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। वन बेस्ट मेथड लगा दो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम हो सके, कॉस्ट कटिंग कर सकें, एक बेस्ट मेथड अप्लाई करवा दो, ये आ जाएगा मेथड स्टडी में। नेक्स्ट वर्क स्टडी में नेक्स्ट है टाइम स्टडी। काम को करने में कितना टाइम लगता है, टाइम वही स्पीड बॉक्स की तरह वो कर दो, एक टाइम डिसाइड कर दो इतने टाइम में करना है। जैसे आपका पेपर हम कर देते हैं ना 3 घंटे में ही करना है, ऐसी वर्कर का कर दो। और वर्क स्टडी में फोर्थ आता है मोशन स्टडी। इधर उधर मूवमेंट भी तो करते हैं वर्कर, एक जगह तो बैठे नहीं रहेंगे, कहेंगे मूवमेंट भी करने हैं, किसी को पानी पीने आना है, किसी को फ्रेश होने जाना है, या किसी को ऐसे ही टहलने आना है, या बैठे बैठे कंप्यूटर पर काम करते करते थक गया वो, तो मूवमेंट भी तो करनी है। या लौट के आ रहा था तो उसका पुराना दोस्त मिलकर उससे गपशप करते हुए आ रहे हैं। तो मोशन स्टडी में ये देखते हैं कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वर्कर्स की, वो कम से कम की जा सके, उसके लिए होती है मोशन स्टडी। देखिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेस सिस्टम। जो हम इक्विटी की बात कर रहे थे ना कि जो सेम वर्कर उनको सेम सैलरी दो, बट यहाँ पे टेलर कह रहे हैं नहीं भाई, डिफरेंट डिफरेंट सैलरी दे सकते हो, इनको ज़्यादा दे रहे हैं, इनको कम दे रहे हैं। यहाँ पे टेलर का जस्टिफिकेशन ये है कि जो ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर है उसको ज़्यादा सैलरी दे दो। टेलर ये कह रहे हैं कि जिसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है ना, जिसको ज़्यादा वेजेस मिल रही हैं, नॉन एफिशिएंट वर्कर फिर उसको देख के एनकरेज होगा कि मैं भी ज़्यादा काम करूँ तो मुझे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, देखो लिख लो ये हेडिंग। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई चारों टेक्निक। अब देखेंगे फीचर, जो बुक्स में स्टार्टिंग में दे रखा है ना, अब हम एंड में देख रहे हैं। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला फीचर क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला फीचर तो ये है। रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे ही निकल करके नहीं आ गए हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद आए हैं। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट है, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन क्या उस पर अप्लाई होते हैं। अब जैसे देखिए सपोज शादी का है, सेलिब्रेशन हो रहा है और फिर एंड में विदाई हो रही है, तो देखिए लड़की की मम्मी समझाती ना, बेटा घर में अच्छे से रहियो, है ना, सास नंद कुछ कहें तो रिएक्ट मत करियो। तो बेटी क्या कहती है, वो तब की तब देखेंगे, तब की तब देखेंगे, यही होता है कंटिंजेंट। वो कौन सी सिचुएशन कब अप्लाई होगी ना, वो कौन सा प्रिंसिपल कब अप्लाई करेंगे, सिचुएशन क्या है, वो तभी डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस वजह से मैंने ये एग्जांपल लिया था समझाने के लिए। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं कि जैसा प्लान आपने बनाया था वैसा ही एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा, टाइम टू टाइम उसमें चेंज भी तो करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं, रिजिड नहीं है। इसी वजह से प्योर साइंस नहीं बन पाए। साइंस के प्रिंसिपल तो चेंज होते ही नहीं थे, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करने पड़ते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं। जैसे साइंस में प्रिंसिपल चलता है सन राइजेज इन द ईस्ट, वो तो सब जगह ही चलता है। जैसे ये वाला, हर किसी को पैसा ही पैसा चाहिए आजकल, शो मी द मनी, मनी इज एवरीथिंग। ये प्रिंसिपल हर जगह चलता है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हर जगह नहीं चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर जाती हैं। पैसा तो दुनिया में बेटा सबको ही चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्यों अप्लाई किया, उसका असर क्या हुआ, जैसे चेस के गेम की तरह, वो है ये। आगे बढ़ते हैं। बिहेवियोरल।
बिहेवियरल का मतलब है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है बिहेवियरल हैं। आप है ना इसमें वर्कर्स का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने की ताक में रहते हो आप अपने उससे। अगर आप अच्छा नेचर रखोगे, आप अच्छे से फॉलो करोगे, तभी वर्कर फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं फॉलो करेंगे। इमेज सब कुछ कह रही है, देख लो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल तो फिर आपको प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फायदे या इंपॉर्टेंस। पहला है, प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को पहले बहुत सारी सिचुएशन लिखवा दी जाती हैं, उनको पता होती है ये सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में मुझे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है। इससे मिस्टेक्स को वो कम से कम कर सकते हैं अपनी। पहला फायदा तो ये रहा। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। रिसोर्सेज की बर्बादी कम से कम होगी फिर, और काम भी सारे टाइम से होंगे। नेक्स्ट, साइंटिफिक या थॉटफुल डिसीजन। सुपरस्टिशंस पे काम नहीं चलेगा, फिर तो थॉटफुल डिसीजन होंगे। जैसे कहीं कहीं चलता है ना कि जब सूर्य ग्रहण हो रहा है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे हमारे साउथ में एक मान्यता है, सूर्य ग्रहण के टाइम पे अगर मतलब जैसे कोई बच्चे का कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट खराब है, तो साउथ में आज भी ये मान्यता है कि उसके बॉडी पार्ट को जमीन में गाड़ दो तो वो सही हो जाएगा। अब कहाँ से सही हो जाएगा, हर कोई लॉजिक लगा सकता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऐसे इलॉजिकल बेस पे नहीं चलते हैं, लॉजिक पे चलते हैं, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल है यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल बना रहे थे, अब इलेक्ट्रिक की डिमांड भी आ रही है तो हम इलेक्ट्रिक भी बनाएंगे। इलेक्ट्रिक में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो हम भी इलेक्ट्रिक में फ़ायदा लेना चाहेंगे, बढ़ावा दे रही है। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डालना, उस सेंस में भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करने में भी तो हेल्प होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वो ये पहले वाले चैप्टर से कनेक्शन है इसका। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। वो टेलर का जो फोर्थ प्रिंसिपल था ये उससे रिलेटेड है। इसी के साथ ये चैप्टर का रिवीजन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। लेकिन इसकी डिटेल जाननी है? नहीं सर, हमें तो एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है सर। हेडिंग आपने थोड़ा बहुत जल्दी करा दिया। रिवीजन के पॉइंट भी तो सही था सर, लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, हमें ना एक्सप्लेनेशन भी लिखना चाह रहे हैं सर। तो उसके लिए बेटा डोंट वरी, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इस चैप्टर की प्लेलिस्ट दे रखी है, आप उन लेक्चर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। और रिवीजन आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा या कुछ और बेहतर हो सकता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ के ना जाएं चैनल को। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको, ठीक है ना, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और सर इसमें क्या क्या और इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो जरूर बताएं। अगले लेक्चर में हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। बाय बाय बच्चों।